शादियों का मौसम मतलब जश्न, धूमधाम और हाँ, ढेर सारे लिफाफे। नकद उपहार देना लेना ये तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन क्या यही लिफाफे कभी टैक्स नोटिस का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक ताज़ा कह सकते हैं एक अहम खबर आई है अहमदाबाद से। वहाँ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब ITAT के एक फैसले ने काफ़ी हलचल मचा दी है। तो आज हम इसी खबर की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि अहमदाबाद ITAT का ये फैसला आखिर है क्या। मामला एक पिता का है जिन्हें अपने बेटे की शादी के लिए कुछ नकद उपहार मिले थे, लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नज़र में वो बन गए अस्पष्टीकृत आय, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनकम। तो ये फैसला क्यों इतना जरूरी है, शादी के तोहफों पर टैक्स के नियम असल में क्या कहते हैं, और सबसे अहम, हम आप जैसे आम करदाता इससे क्या सीख सकते हैं। इस पूरी बात तो ये फैसला क्यों इतना जरूरी है, शादी के तोहफों पर टैक्स के नियम असल में क्या कहते हैं, और सबसे अहम, हम आप जैसे आम करदाता इससे क्या सीख सकते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए हम कुछ प्रमुख समाचार लेखों और टैक्स एक्सपर्ट्स की जो राय है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद है इस पूरे मामले को परत दर परत खोलना, एक तरह से इस खबर का पूरा विश्लेषण आपके सामने रखना। तो चलिए सीधे मामले पर आते हैं। कहानी है गुजरात के श्री मनुभाई दयाभाई भोई की। उनके बेटे की शादी थी। घर में जाहिर है खुशी का माहौल था, तैयारियां जोरों पर थीं। और इसी दौरान शादी की तारीख से लगभग 1 महीना पहले उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों से नकद उपहार मिले, कुल मिलाकर करीब 4,31,000 रुपए। यहां तक तो सब ठीक लगता है ना? आम बात है। जी बिल्कुल, शादियों में ऐसा होता ही है। लेकिन वहीं से कहानी में टैक्स विभाग की एंट्री होती है। विभाग की नजर पड़ी मनुभाई के बैंक खाते में जमा हुई इस रकम पर। उनका तर्क, उनका कहना था कि भी शादी के दिन मिले या ठीक आसपास, वो तो समझ आता है। पर शादी से महीना भर पहले, ये पहले वाली बात उनको थोड़ी खटकी। बिल्कुल। उन्होंने कहा ये पैसे संदिग्ध हैं। इसे उन्होंने मान लिया अस्पष्टीकृत आय, अनएक्सप्लेन्ड इनकम। और बात सिर्फ इन उपहारों तक ही नहीं रुकी। मनुभाई ठेकेदारी का काम भी करते हैं। उन्होंने उस साल अपनी कॉन्ट्रैक्ट से हुई करीब 14,20,000 रुपए की आय को इनकम टैक्स कानून की धारा 44 AD के तहत दिखाया था। जी, 44 AD ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम है, छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स भरने का एक सरल तरीका। हाँ, तो विभाग ने इस घोषित आय पर भी सवाल उठा दिए। मतलब कुल मिलाकर शादी के उपहार और ये कॉन्ट्रैक्ट वाली आय, दोनों को मिलाकर लगभग 18,51,000 रुपए को विभाग ने अस्पष्टीकृत मान लिया। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि विभाग का शक सिर्फ शादी के उपहारों के समय पर नहीं था। वो शायद ये भी देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वाली आय कम दिखाई गई हो, और क्या ये नकद उपहार उसी छिपाई हुई आय का हिस्सा तो नहीं है। मतलब एक तरह से करदाता की पूरी वित्तीय तस्वीर पर ही सवाल उठ गया था। सही कहा। अब मनुभाई जी ने अपना बचाव तो किया ही होगा। जी हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने विभाग को बेटे की शादी का कार्ड दिखाया, मैरिज सर्टिफिकेट दिया, यहाँ तक कि जिन जिन मेहमानों ने नकद उपहार दिए थे उनकी पूरी लिस्ट सौंपी। नाम, पता, कितनी रकम दी, सब कुछ अपनी तरफ से सारे सबूत पेश किए उन्होंने। और ये लिस्ट देना बहुत जरूरी कदम था। ये दिखाता है कि वो ट्रांसपेरेंट थे, उनके पास छिपाने को कुछ नहीं था और वो पैसे का स्रोत बताने को तैयार थे। हाँ, लेकिन शुरुआती नतीजों में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जो असेसिंग ऑफिसर थे, मतलब टैक्स अधिकारी जो जांच कर रहे थे, वो इन सबूतों से संतुष्ट नहीं हुए। अच्छा। उन्होंने आय में ये पूरी रकम जोड़ दी। मामला आगे गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास। जी। लेकिन वहां भी 18 मई 2023 को उनकी अपील खारिज हो गई। ओहो। विभाग का मानना यही रहा कि शादी से इतना पहले मिले उपहार वास्तविक नहीं लगते, जेन्युइन नहीं है। अब हार न मानते हुए मनुभाई आखिरकार पहुंचे इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण यानी ITAT अहमदाबाद। जी। और यहीं पर 12 अगस्त 2025 को इस केस में एक अहम मोड़ आया। ITAT ने अपना फैसला सुनाया। जी हाँ, और ITAT का फैसला काफी कह सकते हैं लैंडमार्क है, काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण है। बेंच, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर BRR कुमार और जुडिशियल मेंबर सिद्धार्थ नौटियाल शामिल थे, उन्होंने दोनों ही मुद्दों पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आय और शादी के उपहार, दोनों पर विभाग के रवैये पर गंभीर टिप्पणियां की। पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट आय की, जो धारा 44 AD के तहत दिखाई गई थी। ITAT ने नोट किया कि मनुभाई ने इस धारा की जो शर्तें हैं उनका पालन किया था।
उन्होंने उन सभी पार्टियों का पूरा ब्यौरा दिया था जिनसे उन्हें पेमेंट मिली थी। अब देखिए, धारा 44 AD लाने का मकसद ही यही है हाँ, कि छोटे करदाताओं को बहुत ज्यादा हिसाब किताब रखने के झंझट से मुक्ति मिले, बस वो अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत टैक्स के रूप में दे दें। अच्छा, तो ये 44 AD मतलब एक तरह की सिंप्लीफिकेशन स्कीम है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार है तो उसे हर छोटी बड़ी बिक्री का हिसाब रखने की बजाय वो अपने कुल टर्नओवर का एक तय हिस्सा इनकम मानकर टैक्स भर दे, ऐसा कुछ? बिल्कुल सही समझा आपने। यही है ये स्कीम। आपको डिटेल खाते बनाने की जरूरत नहीं, बस अपनी कुल प्राप्तियों मतलब टर्नओवर का रिकॉर्ड रखें और उसका एक तय प्रतिशत, आमतौर पर 6 या 8%, निर्भर करता है पेमेंट कैसे मिली है, उसे अपनी आय मान लें। तो ITAT ने कहा कि जब मनु भाई ने पार्टियों का ब्यौरा दिया तो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी थी कि अगर उन्हें शक था तो वो खुद उन पार्टियों से संपर्क करते जी। या किसी और तरीके से जांच करते। अच्छा। AO को खुद जांच करनी चाहिए थी। जी, सिर्फ ये कह देना कि हमें शक है, ये काफी नहीं है। AO ने ऐसी कोई इंडिपेंडेंट जांच की ही नहीं, इसलिए ITAT ने उस 14.2 लाख की आय पर विभाग के एक्शन को सही नहीं माना, उसे रद्द कर दिया। ये तो हुई कॉन्ट्रैक्ट आय की बात। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो ज्यादा चर्चा में है, शादी वाले नकद उपहार। इस पर ITAT ने क्या कहा? हाँ, ये वाला हिस्सा और भी दिलचस्प है। यहाँ ITT का विश्लेषण देखिए। उन्होंने सबसे पहले ये नोट किया कि मनु भाई ने उपहार देने वाले सभी, कोई 50-60 लोग थे शायद, उनकी पूरी लिस्ट दी थी, नाम पता राशि समेत। और महत्वपूर्ण बात यह है कि असेसिंग ऑफिसर या CIT अपील्स, इन दोनों ने ही इस लिस्ट में कोई खास कमी नहीं निकाली। उन्होंने ये नहीं कहा कि लिस्ट फर्जी है या इसमें बताए गए लोग हैं ही नहीं, या उन लोगों ने मना कर दिया कि हमने उपहार नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं था। मतलब लिस्ट पर सवाल नहीं उठाया, बस उपहार मिलने के समय पर ही आपत्ति थी, टाइमिंग पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मुख्य बिंदु था। विभाग का पूरा तर्क इसी पर टिका था कि शादी से 1 महीना पहले मिले उपहार, वो शादी के अवसर पर मिले उपहार नहीं माने जा सकते। लेकिन ITT ने इस तर्क को नहीं माना, उन्होंने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, भारतीय शादियों में रस्में रिवाज कई दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने पहले से शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। संगीत, मेहंदी, हल्दी, बहुत कुछ होता है। जी, तो उपहारों का लेन देन भी सिर्फ शादी वाले दिन तक ही सीमित नहीं रहता, ये पहले भी होता है। और ITAT ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर जोर दिया, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उपहार शादी की तारीख से पहले मिले, उन्हें अपने आप गैर वास्तविक या संदिग्ध नहीं माना जा सकता। बल्कि देखिए, मनु भाई ने उपहार मिलने की सही तारीखें बताईं, उन्होंने छुपाया नहीं। अच्छा, ये तो उनकी ईमानदारी और पारदर्शिता को दिखाता है। ITAT ने कहा कि अगर उनका इरादा टैक्स बचाने या कोई काला धन सफेद करने का होता तो वो शायद तारीखें बदल देते, शादी के दिन की या बात की दिखा देते। हाँ, ये बात तो है। तो ITAT ने कहा कि इस पारदर्शिता को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये तो बहुत ही दिलचस्प तर्क है। मतलब सच बोलना ही उनके पक्ष में गया। हाँ, और ये कानूनी सिद्धांत के भी अनुरूप है कि करदाता जो सबूत पेश कर रहा है उसे आप बिना किसी ठोस कारण के खारिज नहीं कर सकते। ITAT ने कहा कि जब मनु भाई ने शादी के कार्ड, सर्टिफिकेट, मेहमानों की पूरी लिस्ट जैसे पर्याप्त सबूत दिए और विभाग उन सबूतों में कोई ठोस कमी नहीं बता पाया, तो सिर्फ समय के आधार पर उस 4.31 लाख रुपए को अस्पष्टीकृत आय मानना ये न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए ITAT ने मनु भाई की अपील स्वीकार कर ली और इस राशि को उनकी आय में जोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया। ये फैसला तो मनु भाई जी के लिए बहुत बड़ी राहत लेके आया होगा। यकीनन। लेकिन इससे आम लोगों के मन में कई सवाल उठते होंगे, जैसे कि शादी के तोहफों पर टैक्स के नियम असल में हैं क्या? क्या हर तोहफा, हर लिफाफा टैक्स के दायरे में आ सकता है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भारत में उपहारों पर टैक्स का एक सामान्य नियम है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56(2)(x) में ये नियम कहता है कि अगर किसी एक वित्त वर्ष में आपको किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से कुल मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा के उपहार मिलते हैं। 50,000? जी, 50,000 रुपए, चाहे वो नकद हो या कोई चीज हो या प्रॉपर्टी हो, तो वो पूरी रकम आपकी आय मानी जाएगी और उस पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। हाँ, इसमें कुछ खास रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर छूट है, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी। लेकिन दोस्तों या दूर के रिश्तेदारों से मिले 50,000 से ज्यादा के उपहार टैक्सेबल हो सकते हैं। 50,000 की लिमिट है, लेकिन शादियों का क्या?
शादियों में तो अक्सर इससे कहीं ज्यादा रकम या कीमत के उपहार मिल जाते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर कानून एक बहुत महत्वपूर्ण छूट देता है। इसी धारा 56(2)(x) में एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। वो कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी अपनी शादी के अवसर पर मिलने वाले उपहार, अपनी शादी पर, जी, अपनी शादी पर, चाहे वो कितनी भी रकम के हों, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। यहां ध्यान देने वाली बात है, कानून कहता है व्यक्ति की अपनी शादी। अच्छा, अपनी शादी, तो इसका मतलब अगर किसी के बच्चे की शादी हो, जैसे मनु भाई जी के केस में था, तो क्या उन्हें मिले उपहार टैक्स फ्री नहीं होंगे? देखिए तकनीकी रूप से अगर आप कानून के शब्द देखें तो ये सीधी छूट सिर्फ व्यक्ति की अपनी शादी के लिए लिखी है। बच्चों या भाई बहन या किसी और रिश्तेदार की शादी पर मिले उपहारों के लिए ऐसी कोई स्पष्ट छूट धारा 56(2)(x) में नहीं लिखी है। लेकिन, और ये इस केस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसा हमने पहले भी बात की, हाँ, यहाँ लड़ाई इस बात पर थी ही नहीं कि मनु भाई को मिले उपहार टैक्सेबल हैं या नहीं है धारा 56 के तहत। यहाँ लड़ाई इस बात पर थी कि वो पैसा वास्तव में उपहार का है भी या नहीं। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब विभाग ये नहीं कह रहा था कि ये उपहार टैक्सेबल है, वो कह रहा था कि ये उपहार है ही नहीं, ये तो आपकी कोई और छिपी हुई कमाई है जिसे आप उपहार का नाम दे रहे हैं। एकदम सही, बिल्कुल यही बात। विभाग का शक पैसे के स्रोत, सोर्स की वास्तविकता, जेन्युइननेस पर था, उसकी कर योग्यता, टैक्सेबिलिटी पर नहीं। और उनका मुख्य आधार था उपहार मिलने का समय, वो टाइमिंग। आईटीटी ने इसी शक को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जब मनु भाई ने उपहार देने वालों की लिस्ट दे दी, शादी के सबूत दे दिए और ये साबित किया कि ये पैसा वाकई रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिला है, तो सिर्फ समय के आधार पर इसे अस्पष्टीकृत आय नहीं माना जा सकता। भले ही ये उनकी अपनी शादी नहीं थी, लेकिन पैसे का स्रोत तो साबित हो गया ना, सोर्स जेन्युइन था। तो ये बहुत बारीक लेकिन अहम फर्क है। मतलब अगर आप ये साबित कर दें कि पैसा वाकई उपहार ही है, तो फिर टैक्स लगने या न लगने का सवाल बाद में आएगा। और शायद बच्चों की शादी के मामले में भी अगर स्रोत वास्तविक है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, भले ही वो अपनी शादी वाली सीधी टैक्स छूट में ना आए। हाँ, इस केस का निचोड़ काफी हद तक यही निकलता है। आईटीएटी ने स्रोत की वास्तविकता को, जेन्युइननेस ऑफ सोर्स को ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एओ को मेहमानों की लिस्ट की जांच करनी चाहिए थी अगर उन्हें शक था। बिना जांच किए शक करना ठीक नहीं। ठीक है, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। ये केस स्टडी और आईटीएटी का फैसला, ये हम जैसे आम करदाताओं के लिए क्या सबक लेकर आता है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर जब शादियों में नकद लेन देन इतना आम है हमारे यहाँ? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक है दस्तावेजीकरण, मतलब रिकॉर्ड्स रखना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि इस केस में भी साफ दिखा, अगर आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत और दस्तावेज हैं, तो आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं। सिर्फ कह देना काफी नहीं होता, दिखाना पड़ता है। और किस तरह के दस्तावेज रखने चाहिए? मान लीजिए किसी के घर शादी है और काफी सारे नकद लिफाफे आ रहे हैं, तो क्या करें, कैसे रखें रिकॉर्ड? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। टैक्स विशेषज्ञों की सलाह, जो हमारे स्रोतों में भी है, वो बहुत स्पष्ट है। कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। पहला, मेहमानों की लिस्ट, सबसे जरूरी। एक डायरी या एक्सेल शीट में लिस्ट बनाएं। उसमें उपहार देने वाले का नाम, पता, अगर संभव हो तो कितनी राशि दी और किस तारीख को दी। ये लिस्ट जितनी डिटेल्ड होगी उतना अच्छा। नाम, पता, अमाउंट, डेट। दूसरा, शादी के सबूत। शादी का कार्ड तो होता ही है, मैरिज हॉल या केटरर की बुकिंग की रसीदें, फोटोग्राफ्स, मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब इस बात के प्रमाण है कि शादी हुई है और ये उपहार उसी अवसर से जुड़े हैं। तीसरा, बैंक रिकॉर्ड। अगर आप वो नकद उपहार बैंक में जमा कराते हैं, तो जमा पर्चियों, डिपॉजिट स्लिप्स को संभाल के रखें। ये दिखाएगा कि पैसा कब और कितना जमा हुआ। आप चाहें तो जमा पर्ची पर एक छोटा सा नोट भी लिख सकते हैं, वेडिंग गिफ्ट्स या ऐसा कुछ। सुनने में थोड़ा बोझिल लगता है कि शादी के माहौल में कौन ये सब लिस्ट बनाएगा, इतनी भागदौड़ होती है। हाँ, ये व्यवहारिक चुनौती है, मैं समझता हूँ। भारतीय शादियां बड़ी और व्यस्त होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, ये थोड़ी सी मेहनत, ये बाद की एक बड़ी परेशानी, संभावित टैक्स डिमांड से और शायद लंबी चलने वाली मुकदमेबाजी से बचा सकती है। शायद परिवार का कोई एक सदस्य ये जिम्मेदारी ले ले, शादी के बाद शांति से बैठकर इसे बना ले। हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, भले ही आपकी अपनी शादी पर मिले उपहार टैक्स फ्री हैं, या मान लीजिए
बच्चों की शादी पर मिले उपहारों का स्रोत वास्तविक है, फिर भी एक सुरक्षित कदम उठाना हमेशा अच्छा रहता है। वो ये कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरें तो इन उपहारों को एग्जेम्प्ट इनकम यानी कर मुक्त आय वाले सेक्शन में दिखा दें। अच्छा, ITR में इसे दिखाना क्यों जरूरी है, अगर ये टैक्स फ्री है या स्रोत सही है? इससे आप टैक्स विभाग को पहले ही सूचित कर देते हैं। आप बता देते हैं कि हाँ, मुझे ये पैसा मिला है, लेकिन ये मेरी टैक्सेबल आय का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये शादी के उपहार है। ये आपकी तरफ से पूरी पारदर्शिता दिखाता है। कल को अगर विभाग आपके बैंक खातों को देखकर कोई सवाल पूछता भी है तो आप बता सकते हैं कि देखिए, मैंने इसे पहले ही अपने रिटर्न में घोषित किया हुआ है। हाँ, ये तो बात है। इससे अनावश्यक पूछताछ और विवाद की संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कहते हैं इसे। वो टैक्स अधिकारियों की जिम्मेदारी से भी जुड़ी हैं। ITAT ने साफ किया कि असेसिंग ऑफिसर सिर्फ शक या अनुमान के आधार पर करदाता के दावों और सबूतों को खारिज नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी सबूत को नहीं मान रहे तो उन्हें ठोस कारण बताने होंगे। बताना होगा कि उस सबूत में क्या खामी है। उन्हें अपनी तरफ से भी थोड़ी जांच करनी चाहिए, जैसा कि 44 AD वाले मामले में भी कहा गया। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार कुछ हद तक विभाग पर भी आता है कि वो करदाता की बात को गलत साबित करे। सिर्फ शक करना काफी नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो अहमदाबाद ITAT का ये फैसला एक नज़ीर पेश करता है। ये साफ करता है कि सिर्फ उपहार मिलने का समय यानी टाइमिंग अपने आप में उसे गैर वास्तविक नहीं बना देती। शर्त यह है कि आपके पास मजबूत दस्तावेज हों जो पैसे के स्रोत को साबित करते हों। ये पारदर्शिता और सही रिकॉर्ड रखने के महत्व को जोरदार तरीके से सामने लाता है। बिल्कुल। और ये फैसला इस बात पर भी रोशनी डालता है कि टैक्स कानूनों को लागू करते समय जमीनी हकीकतों और हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। सिर्फ नियम की एक बहुत ही संकीर्ण व्याख्या शायद हमेशा न्यायपूर्ण ना हो। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। और इसी बात से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। देखिए, भारत में शादियां सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं होती। सगाई, संगीत, मेहंदी, हल्दी कई दिनों, हफ्तों पहले से रस्में शुरू हो जाती हैं और उनमें भी उपहारों का लेन देन होता है। जी हाँ। ऐसे में क्या आयकर कानून में शादी के अवसर, ओकेजन ऑफ मैरिज की परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट या शायद थोड़ा और लचीला बनाने की जरूरत है? क्या ये सिर्फ शादी के दिन या ठीक आसपास तक ही सीमित होनी चाहिए, या इसमें शादी से जुड़े इन तमाम समारोहों को भी शामिल माना जाना चाहिए ताकि मनु भाई जैसे मामलों में ये समय वाला विवाद ही पैदा ना हो? ये हमारी सांस्कृतिक सच्चाइयों के संदर्भ में सोचने वाली बात है।